नमस्कार, जय हिंद। आर्थिकी घटना चक्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी जो आर्थिकी मैगज़ीन आई है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अभी कुछ समय बाद दृष्टि मैगज़ीन भी आ जाएगी। घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की आती है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स उसमें दिया होगा, तो उस मैगज़ीन को भी हम कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये जो आर्थिकी मैगज़ीन है इसकी शुरुआत जो होती है यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम से होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो इसमें 3-4 पेज दिए गए हैं ना, ये पूरी मैगज़ीन का सारांश है। ठीक है, तो पहले आप पूरी मैगज़ीन पढ़ लीजिए, फिर इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें जो पीछे आगे दी गई हैं उसी का यहाँ पर सारांश दिया गया है। तो हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो शुरुआत उसकी करेंगे प्रमुख योजनाओं से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर एक साथ कई योजनाओं को दे दिया गया, और चूंकि हमें डिटेल में जानना है, केवल इसमें जितना दिया गया उतने से ही काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको शुरुआत करेंगे एक एक टॉपिक से उठा करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है पहला टॉपिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 24 फरवरी, देख सकते हैं इसकी शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था। अब यहाँ ये लागू कब से हुई? 1 दिसंबर 2018 से इसको पीछे से लागू किया गया। और यहाँ पर पहले एक लिमिट हुआ करती थी। क्या योग्यता में अगर बात करें तो इसमें पहले 2 हेक्टेयर की लिमिट रखी गई थी कि अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है तो वही इसमें किसान पात्र होगा। लेकिन अब इस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें सभी किसानों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो डेटा का यूज़ किया गया है वो एक सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज़ किया गया है, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेटा का यूज़ करते हुए इसमें किसानों को 6,000 रुपये जो सालाना दिया जाता है इसमें शामिल है। अब यहाँ पर देखें तो लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल है। हर पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 4-4 महीने में 3 किस्तों में आता है। ठीक है, 3 किस्तों में आता है, और सीधे यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, जीवन योजना, इसका फुल फॉर्म देखिए अभी 2019 के पेपर में आपने देखा होगा कि उसमें क्वेश्चन पूछा था 2019 या 20 में, 2014 से लेकर के 2019 तक की योजनाओं के बारे में उसने मैच करवाने को पूछ दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स में योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? जीवन का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पर जो धान कटने के बाद पुआल बचता है, मतलब फसल अवशिष्ट बचता है, उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है, और उसका पर्यावरण पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए बायोफ्यूल बनाने के लिए जो फसल अवशेष है इसका प्रयोग किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जीवन योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 में कैबिनेट ने ये फैसला लिया था इस योजना के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बायोफ्यूल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। यहाँ पर जैसे बायोडीजल होता है, बायो एथेनॉल होता है, बायो ऑयल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बायो एथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल, बायोडीजल, बायो हाइड्रोजन, बायोगैस। ये जो बायो एथेनॉल होता है इसको गैसोलीन का सब्सटेंट है ये। इसके अलावा जो डीजल है बायोडीजल, क्योंकि ये जो बायोडीजल होते हैं, बायोपेट्रोल होते हैं या एथेनॉल, ये सब क्या है कि इनमें पोल्यूटेंट की मात्रा बहुत ही कम होती है। इनके जलने पर पर्यावरण प्रदूषक बहुत ही कम निष्कर्षित होते हैं। इससे ये इको फ्रेंडली माने जाते हैं। ठीक है, तो जो केरोसिन होता है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बायो ऑयल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्पेशली किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? पौधों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पौधे, अपशिष्ट। अब यहाँ पर जनरेशन की बात करें कि बायोफ्यूल के कितने जनरेशन हैं, तो बायोफ्यूल के 4 जनरेशन हैं। आखिर ये जनरेशन किस आधार पे बना गया? इसको 1G, इसको 2G, इसको 3G और इसको 4G बोला जाता है। ठीक है, ये 4G का मतलब सिर्फ इंटरनेट या सिम से नहीं है, यहाँ पर 4th जनरेशन का ठीक है, वहाँ भी जनरेशन मतलब होता है और यहाँ पर भी जनरेशन है। तो वो तो किसी भी चीज़ में जनरेशन हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ पर बात करें तो ये डिवीज़न किस आधार पे किया गया? ये डिवीज़न इस आधार पे किया गया कि बायोफ्यूल का निर्माण किस चीज़ से किया जा रहा है। जब बायोफ्यूल के निर्माण में फूड क्रॉप्स
ठीक है, जैसे गेहूँ है, गन्ना है, ठीक है, सोयाबीन है, इनका यूज़ किया गया तब ये कहलाया जनरेशन 1 का बायोफ्यूल। और इसी में जब जनरेशन 2 में आया तो यहाँ पर इसमें नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ किया गया। यहाँ पर देखिए फूड क्रॉप्स का यूज़ किया गया जनरेशन 1 में, और जनरेशन 2 में नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ किया गया यहाँ पर जो बायोफ्यूल है उसके निर्माण में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, सच एज वुड एग्रीकल्चर, ठीक है, वुड एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो अवशिष्ट है कृषि का, और इसके अलावा फॉरेस्ट्री वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनका यूज़ करके जनरेशन 2 के बायोफ्यूल का निर्माण किया गया। अब जनरेशन 3 में क्या हुआ, देखिए जनरेशन 3 में ये डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी एंड अदर माइक्रोब, इसमें स्पेशली शैवाल का यूज़ किया गया। ठीक है, इसके लिए कल्टिवेबल जो लैंड है उसकी ज़रूरत नहीं होती, शैवाल की खेती की जाती है और शैवाल से ही यहाँ पर ये बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए जो 4th जनरेशन है इसमें यहाँ पर क्या है, ये जनरेशन 3 का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, जो जनरेशन 3 के बायोफ्यूल्स हैं उनका एक्सटेंशन है। इसमें स्पेशली जो एल्गी है, एल्गी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा और मॉडिफाई किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया जाता है। अब इसके बाद फिर से बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। इसलिए जो जनरेशन 4 है वो जनरेशन 3 का ही क्या है, एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें भी एल्गी का ही यूज़ करते हैं, बस ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में है। इसमें किसानों को क्या होती है, एक निश्चित उम्र के बाद उन्हें पेंशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्या पेंशन सरकार फ्री में दे देगी? जी नहीं, बिल्कुल। इसमें 18 से 40 उम्र निर्धारित है, इसके बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी किसान है, और 60 साल की उम्र होने के बाद उन्हें 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे सरकार भी उसके ही बराबर कंट्रीब्यूट करेगी, फिर इसी से आपकी पेंशन बन जाएगी 60 साल की उम्र के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में है। जल जीवन मिशन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या कि जो भौम जल स्तर है, मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल है, इसके अलावा जो सतही जल है, ये सब प्रदूषित हो रहे हैं। इसके अलावा जल स्तर में भी कमी आ रही है, तो हमारे यहाँ जल संकट देखने को मिल रहा है। स्पेशली अब तो ये गाँव में भी फैल रहा है जल संकट, शहरों में तो देखने को पहले से मिल रहा है। जल जीवन मिशन इसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। देखिए इसमें टारगेट क्या रखा गया कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के द्वारा जल को पहुंचाना। ठीक है, एक टारगेट रखा गया कि हर घर में पाइप के द्वारा जल को पहुंचाया जाए। कब तक टारगेट रखा गया? 2024 तक। लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस टारगेट को 2024 से पहले ही पूरा कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अटल भाषांतर योजना हमारे देश में, जैसे चाइना है, चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ हमारे देश में अपने लोग चीनी भाषा जो है मंडारिन, उसको बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। इससे हमारा और उनका कम्युनिकेशन उतना बेहतर नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अटल भाषांतर योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, देखिए, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, इन सभी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों को, मतलब एक तरीके से द्विभाषीय तैयार करना, ताकि ये कम्युनिकेट कर सकें एक तरीके से। बीच में जो चीनी, मान लीजिए चाइना की हम बात करें तो चीन से जो लोग हैं और भारत के जो अधिकारी हैं उनके बीच में ये मध्यस्थता का काम कर सकें। ठीक है, ये द्विभाषीय के रूप में काम करेंगे, जैसे कभी अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, उन्होंने भारत में अंग्रेज़ी बोलने वालों का एक वर्ग खड़ा किया, जो गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में जो हिंदी बोलने वाले थे और अंग्रेज़ों के बीच में द्विभाषीय का काम करते थे, जो मैकाले की नीति थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई? 2018 में की गई थी। लगभग 10.74 करोड़ जो ग्रामीण और शहरी परिवार हैं, लगभग अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो 50 करोड़, क्योंकि हमारे देश में माना जाता है कि एक परिवार में 5 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय जो चिकित्सा है उसके लिए 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। देखिए इसमें प्राइमरी शामिल नहीं है। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो लगभग भारत के हर क्षेत्र में मिलेगा। प्राइमरी जो ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है लोगों का वो सेकेंडरी और टर्शियरी में, जैसे कोई सर्जरी करवानी है, अब उसके लिए लाखों रुपए लगने हैं,
तो वो तो प्राइमरी में नहीं आता, वो सेकेंडरी टर्सरी में चला जाता है और यहीं पर लोगों का ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आउट ऑफ पॉकेट खर्च होता है उनका, कहीं से उधार लेना पड़ा उनको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये जो 10.44 करोड़ परिवार हैं, ये 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा करा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। हॉस्पिटल में उनके लिए इतना 5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पात्रता भी कुछ है। पात्रता में क्या है कि मतलब बताया गया कि मतलब नौकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दुनिया में इससे बड़ा कोई भी सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रम नहीं है हेल्थ से जुड़ा। आगे चलते हैं, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 के बारे में है। सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इवन सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया में तेज़ी से दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने एक स्कीम लाई ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्वाचन प्रक्रिया में, चुनाव में पारदर्शिता लाई जाएगी, लेकिन इसने अपारदर्शिता को और बढ़ा दिया पारदर्शिता की जगह। ठीक है, इसकी शुरुआत कभी 2 फरवरी 2018 को इसे नोटिफाई किया गया था। अब इसमें क्या होता है, आप अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो आप निर्वाचन बॉन्ड योजना के तहत बॉन्ड खरीद करके उस पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं या कोई कंपनी है तो कोई वो व्यक्ति बॉन्ड खरीद सकता है। देखिए, क्या हर पार्टी को ये बॉन्ड दिया जा सकता है? जी नहीं, हर पार्टी को बॉन्ड के द्वारा पैसे नहीं दिए जा सकते। केवल उन्हीं पार्टी को बॉन्ड भुनाने का अधिकार है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है कि जिन्हें लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत हासिल हुआ हो। जैसे जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कम से कम 1% वोट उन्हें उस पार्टी को मिला हो। ये यहाँ पर अथवा लगा है। ठीक है, तो ये दोनों शर्तों में से कोई एक आपको पूरा करना होगा, तो वही पार्टी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके द्वारा पैसे कलेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर देखें प्रावधान क्या है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यहाँ पर आप 10-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली वाली संख्या आती जाएगी। ठीक है, तो 1000 से लेके 1 करोड़ तक की वैल्यू के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। क्या हर बैंक इसको जारी करता है? तो बिल्कुल नहीं, इसको हर बैंक जारी नहीं करता, बल्कि ये SBI की ही कुछ चुनिंदा शाखाओं के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब अगर थोड़ा सा लेटेस्ट डेटे की बात करें तो देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये साल में 4 महीनों में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, ये 4 महीनों में बेचे जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर डेटा है, उसकी बात करें 2019-20 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके द्वारा पैसे मिले, तो वो है 75% से ज़्यादा जो पैसा मिला है वो मिला है अभी रूलिंग पार्टी जो है BJP को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए अगर देखना हो, जानकारी के लिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर BJP को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले, इससे लगभग 2000 के करोड़, 2555 करोड़ के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस वगैरह के बारे में डेटा दिया गया। ये डेटा नहीं याद रखना कि 100 करोड़ है, ये 2000 करोड़ है, बस ये सिर्फ एक जानकारी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये PCS मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखना कि आपकी कभी भी तैयारी प्री और मेंस की अलग अलग नहीं चलती। सेम क्वेश्चन PT के लिए आता है और वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेंस में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो किसान संपदा योजना 2018 की मेंस में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं किसान संपदा योजना क्या है। संपदा का पहले फुल फॉर्म देखिए, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के ही क्रम में ये जो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, और मैरीन का मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाली चीज़ें, इनको प्रोसेस करके इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए इस संपदा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, देखिए इस संपदा योजना में क्या है, इसमें उद्देश्य क्या रखा गया कि खेत से लेकर के मतलब किसान के खेत से लेकर के पूरा यहाँ पर सप्लाई चेन जो उपभोक्ता है इसके बीच में जो भी सप्लाई चेन आती है उसको क्या करना, मजबूत करना। इसके लिए इंफ्रा का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इंफ्रा बनाना ताकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कोई समस्या ना आए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान रखा गया कि कैसे इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके उनके फसल का।
और किसानों की आय भी बढ़ सके, रोजगार का सृजन, ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। अब यहाँ पर बात करें तो इस स्कीम के जो है वो 7 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? 7 कंपोनेंट। देखिए, मेगा फूड पार्क की स्थापना करना, मेगा फूड पार्क। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, जैसे बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं या उनको जब प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको लंबी दूरी तक ले जाने के लिए कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है, मतलब शीत भंडारण की ज़रूरत होती है, तो इसका डेवलपमेंट करना। वैल्यू एडिशन इंफ्रा, मतलब ऐसी, जैसे मान लीजिए आपके पास टमाटर हुआ, एक किसान के पास टमाटर हुआ, टमाटर को वो मार्केट में ले गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे कितना रेट मिलता है? 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बस। लेकिन अगर उसी टमाटर का जब हम केचप खरीदते हैं तब कितने का मिलता है? ज़रा सोचिए, 1-2 टमाटर से वो 15 रुपये का, 30 रुपये का केचप तैयार कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है क्या? वैल्यू एडिशन। और सरकार की कोशिश है कि इस किसान संपदा योजना से वैल्यू एडिशन इंफ्रा को तैयार किया जाए। इसके अलावा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, सरकार अब क्लस्टर्स बनाने में ध्यान दे रही है। इसके अलावा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे यहाँ पर ये कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री लगी है, तो इसके जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो बैकवर्ड लिंकेज और इसके बाद वाली फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज में क्या आएगा कि इस जो यहाँ पर फैक्ट्री लगी है उसको ठीक से प्रोडक्ट मिले, सही टाइम पे रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, कोई समस्या ना हो। फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद कोल्ड चेन है, ठीक है, परिवहन के साधन बैकवर्ड लिंकेज में भी आएगा, फॉरवर्ड लिंकेज में भी आएगा। तो जो भी अवसंरचना की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़। यहाँ पर प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, संरक्षण क्षमताओं का विकास करना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। जब हम अपने देश का कोई भी प्रोडक्ट बाहर लॉन्च करते हैं, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर कई बार हमारे प्रोडक्ट को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं इस आधार पे कि ये फूड सेफ़ नहीं है या इसकी क्वालिटी क्या है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो भारत सरकार क्या करेगी? ऐसे इंफ्रा डेवलप करेगी ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोसेस करके या मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी को, सेफ्टी को क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। जैसे अभी मैगी वाला केस हुआ था, ठीक है, मैगी में कुछ मेटल्स की बात हुई थी और कई लैब में टेस्ट किया गया और हर लैब का जो रिजल्ट था वो अलग अलग था। तो हमारे देश में ये जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। तो सरकार इसके लिए इंफ्रा डेवलप करेगी ताकि हर प्रोडक्ट की जांच ठीक से हो सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका मेंस में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये पूरा मेंस का टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संभावनाएँ हैं, सारी चीज़ों में वहाँ पर हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मानव संसाधन का अभाव, वो भी कुशल मानव संसाधन का अभाव भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इतना ही बात करेंगे और इसको रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, यहाँ पर जो सारी योजनाएं हैं उनको हम पहले डील करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।